शॉपिफाई एपीआई क्या? यानी 2 दिन क्लास क्यों नहीं ली? नम्रा क्या आंसर ने किया? बी आर का? बी आर मेरा ख्याल है कि कोई स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट को तो नहीं बोलते, क्योंकि बी आर कोई चीज है नहीं, जैसे एस एस एन है या एस एन है, उस तरह की चीज है नहीं ये मेरा ख्याल है। तो शायद उसकी कोई प्रोडक्ट है, कोई किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, या कोई फाइनेंशियल उसकी चीज मांग रहा है। सर हर प्रोडक्ट सिंपल बाय का बटन हो, ऐड टू कार्ड बटन नहीं चाहिए, अमेजोन की तरह बाय नाउ बटन हो, बस बाय नाउ और परचेज हो जाए। इज इट पॉसिबल? इफ सो देन हाउ, प्लीज दिखा दें। बुशरा, ये अकेला ऑप्शन नहीं देना। कोई अगर आपके आस कोई बंदा आ गया उससे वैसे कह रहा है ना दे दो, फिर तो दे सकते हैं, कार्ड का हम गायब कर सकते हैं बटन, वो मसला नहीं है। बट एक बंदा है जिसने आपसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करनी है, आप हर बाय नाउ पे उसको बाय करवा रहे हो, हर बाय नाउ पे, तो वो उसके लिए इरिटेटिंग नहीं होगा? वो चाह रहा है कि मैं 3-4 प्रोडक्ट्स लेके उसके बाद में चेकआउट करूं, आप हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको बाय नाउ चेकआउट करवा रहे हो, तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा, वो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करता। कार्ड का ऑप्शन होना चाहिए। एपीआई इंटीग्रेशंस के लिए यूज की जाती है, हमने पहले भी इसकी थोड़ी सी बात की थी। ये समझ लो कि एक मतलब 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, 2 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे वू कॉमर्स है और ये वर्डप्रेस में यूज हो रहा है, जैसे शॉपिफाई है उस पर ओबरलो यूज हो रहा था, या उसके ऊपर हम लोगों ने क्लेवियो यूज किया था, तो वो असल में एपी इंटीग्रेशंस होती हैं, उनकी आपस में ऑथराइजेशन होती है, तो आप एक चीज को कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरी चीज के साथ, उसके लिए एपीआई यूज होती हैं। तो हर एक जो सर्विस है या जो कोई प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड वेबसाइट्स ने अपनी एपीआई लॉन्च की होती हैं कि कस्टम तरीके से आप उस वेबसाइट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे प्लगइन्स और एप्स वो इशू रिजॉल्व कर देते हैं, तो हमें इतना ज्यादा टेक्निकल जाना भी नहीं पड़ता और हमारा काम भी हो जाता है। फास्टर वे मेरा ख्याल है जिस स्टेज के ऊपर वो है ना, उनको कोई इशू होने नहीं वाला। बट हम ओपनली डिस्क्लोज किसी को भी नहीं करेंगे कि हमारा मॉडल क्या है, हम जो चीजें ले रहे हैं सेल कर रहे हैं, दैट्स इट। वन प्रोडक्ट स्टोर के लिए तो चलेगा, फिर तो आप डायरेक्ट भी लेके जा सकते हो, फिर तो मसला नहीं है। मल्टी स्टोर के ऊपर कार्ट होना चाहिए। हाँ, कार्ट गायब हो जाएगा, कार्ट आप वो कॉमर्स सेटिंग में जाओगे, वहां पे कार्ट का पेज भी पूरा गायब कर सकते हो आप, और कार्ट का बटन भी गायब कर सकते हो आप, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जब आपका मल्टी प्रोडक्ट स्टोर है, वो अनोइंग हो जाएगा यूजर के लिए ना, जो कस्टमर आ रहा है उसके लिए बड़ा अनोइंग हो जाएगा, उसके लिए बड़ा बुरा लगेगा उसको। अच्छा जी, बहरहाल आज ऐसे करें। जी स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, लोग बड़े कम आए हैं, 20 मिनट्स का टाइम गुजर चुका हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे इस तरह से ना बड़ा एक वो हो जाता है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 200 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक होता है यार कि क्यों गए, बाकी लोग क्यों गए। चले वो गए हैं, क्या पता उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे दिल के अंदर लगता है यार क्यों गए, कहीं उसमें मेरी गलती तो नहीं थी, मेरे माइंड में ये चीजें आती हैं। तो अल्लाह करे मेरी गलती ना हो, लेकिन ये है कि होना चाहिए था यार उनको, जो लोग अचानक से गायब हो गए हैं। कौन सा एरर कैसे रिमूव होता है? अच्छा, पीएचपी अपडेट, ये असल में मैं जाना नहीं चाह रहा बहुत ज्यादा डिटेल में। जब हमने नया वर्जन इंस्टॉल किया आपका नहीं होगा, ये मेरे पास काफी पुराना जो वर्डप्रेस सेटअप हुआ हुआ है, सी पैनल मेरा स्टिंगर की होस्टिंग है, पुरानी पड़ी हुई है। ये पीएचपी जो है होस्टिंग में जाके अपडेट होगी। अच्छा, आवाज आ रही है? अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ ये पीएचपी अपडेट हो जाता है, कोई मसला नहीं है, पीएचपी का वर्जन होता है, बट इसके लिए मुझे कंट्रोल पैनल में जाके करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल पैनल में मैं नहीं वो चीजें करना चाह रहा, एडवांस करना नहीं चाह रहा,
नहीं, आपकी नहीं होस्टिंग होगी तो उसमें ऐसा कुछ भी इस तरह का इशू नहीं आएगा। लेकिन ये है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। हाँ, कभी टाइम मिला, किसी को लेक्चर ऐसा रखा कि यार बताओ क्या करना है, तो जो जो पूछते जाओगे मैं करवाता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जो है ना वो टेक्निकली और वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और उन्हें टफ लगना शुरू हो जाएगा, ये क्या क्या कुछ सिखाई जा रहे हैं। तो इसको लेट इट गो। PHP वर्जन वगैरह जो है ना इसको आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है 1-2 मिनट का काम है, लेकिन होगा कंट्रोल पैनल से, होस्टिंग से। लास्ट 2 डेज में हम लोगों ने हमने थीम पे काम किया जी। वर्जन ओल्ड है जी, PHP का वर्जन जो है ना वो अपडेट होने वाला है। तो PHP विजिट होता है आपके कंट्रोल पैनल में, जैसे वो वर्ड स्पेस में आया था, वहां से जाके इसको अपडेट कर सकते हो आप, लेकिन अभी हम देखेंगे नहीं वहां पे। PHP विजिट के नाम से होगा, PHP का ऑप्शन आएगा, जब उधर जाएंगे कंट्रोल F करके सर्च कर लेना जी। डेमो पोर्ट और हर चीज हमने किया था। अच्छा जी, अब मैं SEO पे आ रहा हूँ। अली एक्सटेंशन की अली टू वो कॉमर्स, अली टू वो हमने यूज किया था, अली ड्रॉपशिप का प्लगइन, उसी की एक्सटेंशन यूज की थी। क्यों मिस होते हैं यार आप लोगों के लेक्चर? मतलब अल्लाह ताला खैर करे, सब खैर खैरियत है। अगर है तो थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो यार, मुझे गरीब बंदे के लिए और अपने आप के लिए। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के क्लास का टाइम आता है बैठा होता हूँ कि यार चलो क्लास पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर से लग जाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, फिर भी टाइम निकाल के आ जाता हूँ। आप लोग तो बड़े लोग हो, फिर भी आती नहीं हो। अच्छा जी, चलें एसईओ करते हैं। अब एसईओ में सबसे पहली चीज मेटाज मैंने बताया था। अच्छा जी, चलें कमल क्या हो गया? तो क्वेश्चन मिस कर दिया आपका मैंने, मुझे तो ऊपर नजर भी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा जी, जो आते हैं चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, ये अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। चलो जी स्टार्ट लेते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रही है। सबसे पहला काम जो हम लोगों ने शॉपिफाई पे किया था, चीजें अब आपको पता है, सिर्फ ये देखना है कि वर्डप्रेस में होनी कहां से है। मेटाज, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग, याद है? मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग, ये पार्ट हमने सबसे पहला किया था, क्योंकि ये हर पोस्ट के साथ, हर पेज के साथ, हर प्रोडक्ट के साथ ये काम होगा। ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताने लगा हूं। अब जो था आपका शॉपिफाई, शॉपिफाई के अंदर क्या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी मेटास को ऐड करने के लिए? मेटा टाइटल को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, स्लग को ऐड करने के लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी आपने शॉपिफाई पे? द आंसर इज नो। उनके अंदर बिल्ट इन ऑप्शन अवेलेबल थे, हमने उन्हीं को यूज किया था। बट वर्डप्रेस के अंदर केस थोड़ा डिफरेंट है। वर्डप्रेस के अंदर यहाँ पे आपके पास बिल्ट इन फीचर नहीं है। अगर मैं पोस्ट के सेक्शन में जाता हूँ, होना वहीं पे है। हम लोग मतलब कोई पोस्ट ओपन करेंगे, कोई पेज, पोस्ट मैंने सारी डिलीट कर दी थी, पेजेस में चला जाता हूँ, तो कोई पोस्ट ओपन करेंगे, कोई पेज ओपन करेंगे, कोई प्रोडक्ट ओपन करेंगे, कोई कैटेगरी ओपन करेंगे, उसके नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो मेटास वगैरह ऐड करने का। शॉपिफाई में होता था लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब मैंने अबाउट अस पेज ओपन किया है, ये देख लो आपके सामने। नीचे मेरे पास ऑल इन ऑल, ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, मेरे पास ऑल इन ऑल अबाउट अस है, उसके नीचे एलिमेंटर क्योंकि लगा हुआ है एडिटर, तो वो एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आपकी राइट साइड बार है, यहाँ पे भी आप देख लो, किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने का। सो द क्वेश्चन इज कि मैं कैसे ऐड करूंगा? तो कैसे ऐड होगा? मेरे पास फीचर नहीं है, तो फीचर कैसे आएगा? वो ऑटो है जी, टाइटल यूआरएल जो बनता है। तो मेरे पास फीचर नहीं है मेटा ऐड करने का यहाँ पे, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ये अबाउट अस का पेज गौर से देख लो, यहाँ पे अभी मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। स्लग ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन वो जो आता था ना प्लगइन के अंदर, वो जो नीचे मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ, वो नहीं है, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस। नोट कर लिया ना, कुछ नजर नहीं आ रहा। इस तरह प्रोडक्ट्स में जाओगे, वहां पे भी कुछ नजर नहीं आएगा आपको।
मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे वो ऑप्शन लाना है। तो उसके लिए क्या है जी, प्लगइन। प्लगइन्स में जाएं, ऐड न्यू में जाएं, और ऐड न्यू में जाके यहाँ पे अब 3 प्लगइन्स हैं, अपने पास नाम रख लो, मैं लिख के भी भेज रहा हूँ। नाइला वर्डप्रेस के मैक्सिमम प्लगइन्स फ्री हैं, शॉपिफाई की मैक्सिमम अच्छी एप्स पेड हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं अब जो 2-3 प्लगइन्स आपको बताने लगा हूँ जो बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं, बड़ा उनका नाम है, लोग उनका नाम कह के आपसे कह रहे होते हैं कि मुझे इस पे काम करके दो। एक है आपका यूज्ड एसईओ, ठीक है, ये मैंने लिख के भेजा। दूसरा आपका है रैंक मैथ, तीसरा आपका है ऑल इन वन एसईओ पैक बोल दो, या ऑल इन वन, या इसको AIO, ये ऑल इन वन जो है ना एसईओ पैक, ये उसी को बोलते हैं। ये 3 प्लगइन्स हैं जो बड़े वाइडली यूज किए जाते हैं, यूज्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऑन टॉप कह लो रैंक मैथ नया आया लेकिन कमाल किलर किस्म का प्लगइन है। रैंक मैथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑल इन वन एसईओ पैक भी बहुत पुराना है, वो भी अच्छा काम कर रहा है। हम इसमें से एक को ही एट अ टाइम इंस्टॉल करेंगे, एक को ही। हुसैन, मुझे पर्सनली अब यूज से ज्यादा अच्छा रैंक मैथ लगता है, ठीक है। रैंक मैथ के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा प्लगइन कोई ऐड नहीं करना पड़ता। जब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात आए, इमेजेस ऑल टैग्स को बल्क में अपडेट करना हो, तो रैंक मैथ बहुत कमाल है, ठीक है। आया बहुत लेट है, सबसे बाद में लेटेस्ट वन है रैंक मैथ, लेकिन बेहतरीन। तो आई लव रैंक मैथ, बहुत अच्छी फीचर है इसके अंदर जो यूज के अंदर भी हमें अभी तक नहीं मिलते। तो यूज अपनी जगह अच्छा है, वो अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन मैं आपको पर्सनली चाह रहा हूँ कि मैं रैंक मैथ करवा दूं। यूज करना है तो यूज कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। ऑल इन वन एसईओ पैक करना है वो कर लो, सारे के सारे सेम है, बस फीचर वगैरह या इंटरफेस या उनकी सेटिंग शूटिंग ही देखनी है आपने, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो रैंक मैथ करने लगा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, वो सेम है ना, मैं दोनों क्या करवाऊंगा, टाइम ही लगेगा, अगर टाइम बचता है तो वो भी दिखा दूंगा, वरना सेम है ऑप्शन, मतलब जो चीजें भी है सब सेम है। अच्छा जी, रैंक मैथ, मैथ लिख दिया मैंने, ये रैंक मैथ मैंने लिखा, ये देखो जी, सबसे पहले नंबर पे ये रैंक मैथ आ रहा है, 1 मिलियन प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, 6 दिन पहले ये अपडेट हुआ है, और इतने इसके फीडबैक हैं, और रेटिंग चेक कर लें आप, बेस्ट रेटिंग, ठीक है जी। तो ये इसके लिए यहाँ पे अपने रैंक मैथ अगर करना हुआ, यूज्ड करना हुआ, तो यूज्ड एसईओ लिखोगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। ये आपके पास ये बहुत पुराना और बड़ा जबरदस्त प्लगइन ये रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सही है। 5 मिलियन प्लस एक वीक पहले ये भी हुआ है, और ये साथ इसके ऑल इन वन एसईओ ये साथ ही आ रहा है। ये 3 मिलियन प्लस है, इसका फीडबैक थोड़ा सा कम है, ये भी एक वीक पहले अपडेट हुआ है, तो ये भी यूज हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। तो ये तीनों आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये यूज्ड एसईओ है, ये रैंक मैथ है, और ये आपके पास ऑल इन वन एसईओ पैक है। तीनों आपके पास जो बेस्ट प्लगइन्स है वो नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन जो है वो यूज की हैं, यूज का नाम बहुत है, बहुत पुराना है, और यूज ने अब एसईओ शॉपिफाई के लिए भी लॉन्च कर दिया है, अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। रैंक मैथ में फीचर ज्यादा है, मैं इसलिए वो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। तो कर दो रैंक मैथ इंस्टॉल, बहुत बेहतरीन, अच्छा है तो करिए ना। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉल कंप्लीट होगी इंस्टॉलेशन, तो एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखना लेफ्ट साइड पे आपके पास रैंक मैथ का ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले वो क्विक विजिट में ले आया है, वो कह रहा है पहले क्विकली जो है सेटअप कर लें। तो मैंने रैंक मैथ को इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया, बस प्लगइन्स में जाके रैंक मैथ सर्च किया, इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, मैं स्क्रीन के ऊपर लैंड कर गया हूँ जहाँ पे मुझे वो स्किप करने का ऑप्शन भी दे रहा है, मैं टोटल स्किप कर सकता हूँ उस ऑप्शन को, या वो कह रहा है कि आप इसका जो क्विक विजिट एक सिंपल सेटअप है वो कंप्लीट कर लें। तो मैं क्विक विजिट सेटअप जो है ना कंप्लीट कर लेता हूँ। इस स्क्रीन के ऊपर एक ही बटन है, 2 बटन है, एक बटन है कनेक्ट योर अकाउंट वाला, और दूसरा बटन है स्किप नाउ वाला। तो मैं स्किप नहीं कर रहा, मैं कनेक्ट वाली साइड पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा क्लिक, जैसे क्लिक किया वो मुझे कह रहा है कि आप रैंक मैथ पे लॉगिन कर लो, मतलब वो अकाउंट आपका बनवाना चाह रहे हैं।
गूगल के थ्रू कर लें, वर्डप्रेस के थ्रू कर लें, फेसबुक के थ्रू कर लें, किसी तरह से आप कनेक्ट कर लें। तो अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो बेस्ट है, एक दफा कर लें। तो मैं यहाँ पे जी मैं इसलिए करा रहा हूँ फरहान के वर्डप्रेस एसईओ भी बिल्कुल वैसी एक हॉट टेस्ट गिग है जिस तरह से आपकी शॉपिफाई एसईओ थी। तो यहाँ पे आगे ना मैं किसी भी ईमेल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो सपोज कि मैं इसको इस ईमेल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। कंपटीशन इज गुड, कंपटीशन इज हेल्दी। कंपटीशन है तो मीन के अगर आप रैंक हो गए तो आप मजे करोगे, अच्छे पैसे कमाओगे, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव लिया अगर उसको। लेकिन एक्टिवेशन की बात कर रहा है रैंक मैथ फ्री प्लान, अच्छा जी ओके एक्टिवेट नाउ क्लिक कर देते हैं। तो मैंने गूगल के थ्रू जो है ना लॉगिन किया है। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया, अगर आप स्किप नाउ कर देते, अब यहाँ बात एक और समझ लो अगर लास्ट स्टेप के ऊपर आप स्किप नाउ कर देते तो जो अकाउंट कनेक्ट करवाया है ना उसने गूगल के थ्रू, मुझे रैंक मैथ पे अकाउंट बनाना पड़ा है और कनेक्ट करना पड़ा है, वो पार्ट अगर आप स्किप कर देते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते। तो फिर आपका अकाउंट नहीं बनना था लेकिन बाकी सारा काम आप कर सकते थे। तो वो पार्ट स्किपेबल भी है। तो जब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आप किसी कस्टमर के लिए काम कर रहे हो, तो जाहिर बात है अपनी ईमेल से थोड़ी कनेक्ट करते रहोगे। तो उस सिनेरियो में आप वहां पे स्किप भी कर सकते हो वो पार्ट। समझ आ गई इस बात की? ये पॉइंट समझ आया? फिर आप स्किप कर देंगे नाइला, स्किप कर देना, वो अकाउंट अपना कनेक्ट ना करना, वो क्लाइंट खुद कर लेगा बाद में करना हो तो। आप वो स्किप करके आप इस पार्ट पे आ जाओगे स्ट्रेट अवे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि सेटअप है इजी, एडवांस्ड, कस्टम मोड तो प्रो वर्जन के अंदर है तो वो हम कर नहीं सकते, और ये आपके पास इजी और ये एडवांस्ड है। तो एडवांस में ये है कि आप तो हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो नया बंदा है बिल्कुल फ्रेश, वो इजी पे चला जाए तो रैंक मैथ कोशिश करेगा ज्यादा काम खुद कर दे, और हाँ उनको ज्यादा ना दिखाए जो बंदा काम करने आया है, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। एडवांस में होता है कि भाई मुझे नॉलेज है, मुझे पता है, मुझे अपनी मर्जी से करने दो, मेरे पास कंट्रोल हो, मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं एडवांस्ड मोड के ऊपर ही जाऊंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मैं एडवांस पे क्लिक करने दूंगा। इस पार्ट में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कोई मसला, कोई इशू? किसी को वॉइस इशू आ रहा है? नो, तो गजाला आपके एंड से इशू है। अच्छा, तो ये इसको मैं एडवांस मोड पे ही मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इसको स्टार्ट विजिट पे क्लिक करने लगा हूँ। मैंने स्टार्ट विजिट क्लिक कर दिया। ये मुझे कह रहा है कि आपके पास पहले ऑल इन वन, मैंने ना जब ये साइट बनाई है ना उस टाइम पे ये हुआ था कि आपने शायद नोटिस लिया हो, मेरे काफी प्लगइन ऐड थे और उसमें एक प्लगइन ऑल इन वन एसईओ पैक भी था जो पहले से इंस्टॉल हुआ था। मैंने इसको डिलीट कर दिया था बाद में, पहले दिन था वो, बाद में मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे किसी ने कहा भी था पहले दिन कि इसको हाइड कर दें, तो किसी ने आप में से बोला था, तो वो आ रहा था जब मैं पेज पे प्रोडक्ट पेज पे जाता था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया था नेक्स्ट डे। तो इसलिए ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास पहले ऑल इन वन एसईओ पैक था, तो अगर उसका डाटा आप यहाँ लेके आना चाहते हो तो बताओ, उसको चेक करके स्टार्ट इंपोर्ट करो, जितना डाटा उसमें ऐड था एसईओ का वो सारा यहाँ आ जाएगा, कोमेटास थे वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो ये भी बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। रैंक मैथ में भी ये खैर सब में ही है कि अगर आप एक प्लगइन से दूसरे प्लगइन में स्विच करते हो, जैसे ऑल इन वन एसईओ पैक से रैंक मैथ में आ रहा हूँ, यूज से रैंक मैथ में आ रहा हूँ, तो रैंक मैथ हमेशा हमें ऑप्शन देगा कि अगर आप चाहते हैं कि सारी सेटिंग पुराने प्लगइन की, यूज्ड की, ऑल इन वन एसईओ पैक की, जो भी आप पहले यूज कर रहे थे, उस प्लगइन की सारी सेटिंग्स, सारे मेटास वगैरह जो आपने ऐड किए थे वो ऑटोमेटिकली रैंक मैथ में इंपोर्ट हो जाएं, तो ये हमें इसलिए ये वाला ऑप्शन दे रहा है। तो एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन है कि हमें अब सारा काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा, वो सारा का सारा इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो ये वो बात मुझे कर रहा है। तो मैंने खैर उसमें काम किया, कोई नहीं हुआ था, तो मैं इंपोर्ट करूं या ना करूं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने एक बड़ी वेबसाइट बनाई हुई है, 300-400 पेजेस हैं उसके, 300-400 प्रोडक्ट्स हैं उसकी, और उसके मेटास ऐड किए हैं, आपने काम किया हुआ है, और फिर आप जब स्विच करते हो प्लगइन फॉर सम रीजन, तो वो सारा डाटा अगर 300-400 प्रोडक्ट्स का इकट्ठा इंपोर्ट होके आ जाए तो कितना बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर बड़े प्रॉब्लम्स बनेंगे, आपको दोबारा सारा का सारा करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आया? तो ये इसलिए ये वाला ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था सेटिंग वाला, तो ये देखो ना इंपोर्ट पोस्ट मेटास भी है, सेटिंग वगैरह हर चीज कर देगा। एक हाँ जी एट अ टाइम एक प्लगइन ही होगा। तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, मेरे पास कोई डाटा था भी नहीं, और बेशक स्किप कर दूं, स्टार्ट इंपोर्टिंग कर दूं, अभी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस स्टेप के ऊपर।
तो मैं कहता हूँ स्किप, डोंट इंपोर्ट नाउ, अभी फिलहाल मुझे इंपोर्ट नहीं करना क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं, अगर आपने करना होगा तो स्टार्ट इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है ये आपके कह रहा है योर साइट, अपनी साइट की इंफॉर्मेशन दो। वसीम अशरफ जो साइट है वो क्या है, वो क्या है, वो एक वेब शॉप है, वो एक स्मॉल बिजनेस है, वो एक पर्सनल पोर्टफोलियो है, वो एक कम्युनिटी ब्लॉग है, क्या है ये, तो हमें यहाँ पे ये बताना है। ये सारा डाटा आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा शो होगा, स्ट्रक्चर्ड डाटा आपका यूज होगा। और आपका जो गूगल के अंदर एक नॉलेज पैनल आता है, नॉलेज पैनल ये बोलते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पे जाएं और वहां पे सर्च करें सलमान खान, फॉर एग्जांपल मैं एक आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ, ये मैंने सर्च किया, ये आपके पास एक कार्ड आ रहा है, इसको बोलते हैं नॉलेज पैनल। तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे नॉलेज पैनल में शो हो जाती है। अब एक है मोज के नाम से एक साइट है एसईओ की, उसको दिखा देता हूँ। ये आपके पास डाटा आ रहा है, ये है नॉलेज पैनल, ठीक है। तो ये नॉलेज पैनल है, ये जो कार्ड आ रहा है, तो इसको नॉलेज पैनल बोलते हैं। अब ये नॉलेज पैनल आपके सारी इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे सबमिट करोगे वो वहां पे शो होंगी। समझ आ गई? इधर इसलिए नहीं किया, पता नहीं इसका नॉलेज पैनल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, इसलिए मैंने उसको किया नहीं है। तो जो मुझे पता था जिसका नॉलेज पैनल बना हुआ है मैंने वो किया है फिलहाल, तो इसका नहीं है भाई, नॉलेज का इसका नहीं है, तो बस नॉलेज पैनल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल ये पर्सनल ब्लॉग है या पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है, कुछ भी है। फिर यहाँ पे लोगो फॉर गूगल, अब गूगल के ऊपर नॉलेज पैनल के अंदर लोगो भी शो हो रहा होता है, तो वो नॉलेज पैनल जो है वो किस तरह से नजर आएगा। नॉलेज पैनल के अंदर विकिपीडिया का लिंक होगा आसिफ, अगर विकिपीडिया बना हुआ है तो, वरना गूगल सिर्फ नॉलेज पैनल की इंफॉर्मेशन में आपका लोगो, आपकी वेबसाइट का लिंक, आपके सोशल मीडिया का लिंक, आपका नाम, ये चीजें शो करेगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग है तो कहेगा अच्छा लोगो लगाओ जो गूगल पे शो होगी, तो ये लोगो का साइज रिकमेंडेड बताए हुए हैं, डिफॉल्ट सोशल शेयरिंग लोगो। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए स्मॉल, ये वेब शॉप है आपका। यार राशिद मैंने अभी तो आपको यार दिखाया है, सलमान खान भी दिखा दिया है और मोज भी दिखा दिया है कि आपको गूगल के अंदर जब किसी ब्रांड के बारे में बात सर्च करते हैं तो आपके पास एक कार्ड शो होता है, ये कार्ड नजर आ रहा है, इस कार्ड को नॉलेज पैनल कहते हैं। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, समझ आ गई? तो आप नहीं चाहोगे कि मेरी वेबसाइट का भी जब मेरे बारे में कुछ सर्च होगा तो मेरे बारे में भी इंफॉर्मेशन आए गूगल पे, नॉलेज कार्ड नजर आए। जैसे ही रोजगार का भी नजर नहीं आ रहा, अगर आता तो और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता। तो ये यहाँ पे अगर आप अपना नॉलेज पैनल शो करवाना चाहते हैं, डाटा शो करवाना चाहेगा कि ना हो, समझ आ गई इस बात की क्यों राशिद? तो अगर ये जहां पे जो डाटा शो हो रहा है, ये जो लोगो शो हो रहा है, नाम शो हो रहा है, ये लिंक ट्विटर का शो हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने क्या शो करवानी है अपने नॉलेज पैनल में, जब आपकी वेबसाइट का नाम सर्च हो तो आपका वो डाटा नजर आए गूगल में, तो यहाँ पे आपने वो डाटा देना है जो वहां पे शो करवाना है, ठीक हो गया। तो पर्सनल ब्लॉग, कम्युनिटी ब्लॉग एंड न्यूज साइट, पर्सनल पोर्टफोलियो, स्मॉल बिजनेस शॉप, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, वेब शॉप फॉर ई कॉमर्स, अदर पर्सनल वेबसाइट, अदर बिजनेस वेबसाइट। अगर किसी की कैटेगरी में फॉलो ना कर रहा हो तो फिर अदर पर्सनल वेबसाइट या अदर बिजनेस वेबसाइट में जो बेस्ट सूट कर रहा है आप वो दे दोगे, समझ आ गई? तो नॉन प्रॉफिट है तो फिर इन दोनों में से कुछ आएगा, फिर आप या कम्युनिटी भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदर बिजनेस वेबसाइट तो नहीं, वैसे कम्युनिटी टाइप में ज्यादा जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लोगो अब जैसा वेब शॉप है तो उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वेब शॉप है जी तो बिजनेस टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीपल, अब वो क्या चीज है वो बताओ, कंपनी नेम बताओ, लोगो बताओ जो गूगल पे आपका शो होगा। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट जो है ना, ये लिखा हुआ आ रहा है डिफॉल्ट सोशल शेयरिंग इमेज। आपका शॉपिफाई में प्रेफरेंसेस के अंदर ये ऑप्शन आया था, अगर किसी को याद हो तो, स्टोर के लिए वेब शॉप होगा ना, लोगो ऐड करूंगा, ये ले ऐड लोगो,
तो लोगो ऐड करना अपलोड ही करना है जैसे आप करते नहीं, मैंने पहले भी एक किया हुआ था ये, मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो लोगो ऐड हो गया। अब ये नीचे डिफॉल्ट सोशल शेयरिंग इमेज, लिंक ऐड करते हैं तो हमारा लोगो शो होता है। हाँ जी, नाम। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट, ये फौरन शो नहीं होगा दूसरा, तो मैं डेमो दिखा नहीं सकता। यहाँ पे मैं अभी जो मर्जी ऐड कर लूं, ये फौरी तौर पे थोड़ी गूगल पे शो होना शुरू हो जाएगा नॉलेज पैनल। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो लगा दिया। अब ये सोशल डिफॉल्ट सोशल शेयरिंग इमेज मैंने आपको बड़ा केयरफुली और बड़ा अच्छे तरीके से बताया था जब आपने वहां पे प्रेफरेंसेस के अंदर देखा था। डिफॉल्ट सोशल नहीं याद है शॉपिफाई पर, और किसको नहीं याद? जिसको नहीं याद दैट मींस कि वो कोई नहीं कुछ कर रहा, वो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जो मैं करवाता हूं ना उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं होती। अब सबने कहना है याद है। अब जो नहीं याद लिखने में लगे थे ना, उन्होंने भी कहना है नहीं जी याद है, या उन्होंने कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसी है ना। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था फेसबुक के ऊपर जब कोई लिंक शेयर करते हैं ना, अगर उस पेज के ऊपर कोई पिक्चर लगी हो तो वो शो हो जाती है। अगर कोई ऐसा पेज शेयर करो जिसकी पिक्चर ना लगी हो तो उस पे ये डिफॉल्ट इमेज शो होगा। याद है ओपन ग्राफ इमेज भी बोला था मैंने, डिफॉल्ट इमेज। अब याद आ गया। तो फेसबुक पे जब कोई शेयरिंग करते हैं, कोई लिंक शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे प्रीव्यू फैच होता है। तो अगर उस पेज पे जो पेज शेयर कर रहे हो फेसबुक पे, उसके अंदर अगर कोई इमेज लगा हो तो वो शो हो जाएगा। अगर इमेज नहीं लगा हुआ तो फिर ये वाला इमेज शो होगा जो आप यहाँ रखेंगे। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेज की एग्जांपल दी थी मैंने कि उस पे इमेज नहीं लगा हुआ, अब वो शेयर करते हो तो उसके अंदर ये वाला इमेज ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। तो ये वो इमेज है, तो वो इमेज आपने यहाँ पे देना है। डिफॉल्ट इमेज आपका जो है ना वो यहाँ पे सेटअप होगा। तो अब यहाँ पे आके उसको यहाँ पे रखेंगे और देंगे। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये तो सारे एक तो डॉग ही नजर आ रहे हैं, मैं कहता हूँ ये इमेज शो हो जाए डिफॉल्ट, तो उसको चूज कर लूंगा। तो जहाँ पे इमेज नहीं लगा होगा उसके जहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये स्टेप था इसका, जहाँ पे आपके स्ट्रक्चर डाटा थोड़ा सा आ गया, आपका नॉलेज पैनल वगैरह में चीजें क्या शो, तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने दे दी। समझ आ गई इसकी? स्टेप क्लियर है ये वाला? कर दूं नेक्स्ट में एनालिटिक्स है। सर टाइम लगता है ये फिर होने में? हाँ जी टाइम लगता है। ये इमेज कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें सेटिंग में वैसे भी पड़ी होंगी रैंक मैथ की। यहाँ पे तो क्विकली बस सेटअप करवा रहा है वो। जी ये क्लाइंट के लिए यूज करेंगे या अपने लिए कर रहे हैं, जिस तरह भी करना है वो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि आप गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करें। तो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, याद है? दोनों का सेटअप करवाया था मैंने। शॉपिफाई के अंदर कोड पेस्ट किए थे हमने दोनों के उठा के, तो वो कोड यहाँ पे भी पेस्ट होंगे। तो वो कनेक्ट करने की बात कर रहा है। तो वो कनेक्ट यहाँ से भी हो सकता है और वो कनेक्ट मैं इसके बाद सेटिंग से भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से स्किप करता हूँ तो सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन आएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको यहाँ से स्किप करूँ। स्किप क्यों करूँ? क्योंकि ये क्विक विजिट तो आपके पास आएगा ना जब प्लगइन नया इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, अब जब क्लाइंट की वेबसाइट आई है तो उसमें तो प्लगइन पहले से फॉर एग्जांपल इंस्टॉल है, ये स्टेप तो आपके पास आएगा ही नहीं। तो फिर आप कैसे करोगे कनेक्ट यहाँ से? तो फिर आपके पास होगी सेटिंग, जो जनरल सेटिंग है वो होगी। तो मैं आपको सेटिंग के थ्रू करवाता हूँ, यहाँ से नहीं करवाता, ताकि अगर ये विजिट ना भी आए तो फिर आप परेशान ना हो जाए कि आप क्या करेंगे। इसलिए यहाँ से स्किप करते हैं और जो मेन सेटिंग है वहां से जाके हम कर लेते हैं इसको। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्किप दिस स्टेप। ठीक है, हो यहाँ से भी सकता है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको मैनुअली करके दिखा दूँ। तो स्किप कर दिया ये वाला स्टेप। और स्किप करने के बाद आसिफ अगर आपने सब कुछ करना है तो यहीं से कनेक्ट कर लो। लेकिन अगर प्लगइन पहले से इंस्टॉल है तो क्विक विजिट लाएंगे कहां से? फिर अगर वो कंफ्यूजन बन जाएगी ना, फिर तो आपको करना पड़ेगा दूसरी सेटिंग में जाके, तो इसलिए वो करवा रहा हूं। उसके बाद आ गया साइट मैप। तो शॉपिफाई के अंदर साइट मैप कहां से आया था? शॉपिफाई के अंदर साइट मैप आया था, कहां से आया था? बिल्ट इन था। हम लोग लिंक के एंड पे साइट मैप स्लैश साइट मैप लिखते थे .xml तो आ जाता था। ऐसी है इसमें भी जैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो रैंक मैथ साइट मैप बन जाता है। तो इसमें साइट मैप बन चुका हुआ है, मैंने ये भी कुछ किया ही नहीं किया। ये देखो ये साइट है,
इसके लास्ट पे आके साइट मैप डॉट XML लिखता हूं मैं, तो देखना अभी साइट मैप अंडरस्कोर XML अभी तक चल ही नहीं रहा। चल रहे हैं, इस सेटिंग को कर ले, इसके बाद देखते हैं। तो साइट मैप इसके अंदर भी बन जाता है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लगइन ऐड करते हैं साइट मैप बन जाता है उसको, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। शॉपिफाई में कंट्रोल नहीं था, शॉपिफाई में जो है साइट मैप में वही है। इसके अंदर ऑप्शन है कि मुझे साइट मैप में इमेजेस इंक्लूड करने हैं या नहीं करने, मुझे साइट मैप के अंदर कैटेगरी इंक्लूड करनी है नहीं करनी, तो मैं इस तरह की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है कि इसके अंदर मतलब शॉपिफाई के अंदर कंट्रोल नहीं हो सकता था, इसमें कंट्रोल हो सकता है। इसमें कोई पेज, प्रोडक्ट, लैंडिंग पेज कोई चीज निकालनी है या ऐड करनी है तो सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। ठीक हो गया? कंट्रोल वर्डप्रेस में हो सकता है, शॉपिफाई में नहीं हो सकता। शॉपिफाई में बिल्ट इन है, उसको एडिट करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ना रोबोट्स का ना साइट मैप का। वर्डप्रेस के अंदर रोबोट्स भी कंट्रोल हो सकते हैं, साइट मैप भी कंट्रोल हो सकता है। साइट मैप बन गया ऑटोमेटिकली जैसे ही रैंक मैप इंस्टॉल हुआ। अब इसको कंट्रोल करना है तो ये सारे ऑप्शन है। आपने साइट मैप में इमेजेस रखने नहीं रखने, आपने पूरा साइट मैप भी रखना ही नहीं रखना। इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट की पोस्ट है वो साइट मैप में हो या ना हो, पेजेस आपके हो या ना हो, प्रोडक्ट्स आपके हो या ना हो, कैटेगरीज आपकी हो या ना हो, हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। चेक करना है, अनचेक करना है, सिर्फ इतना सा काम है। तो यहाँ पे कंट्रोल है, शॉपिफाई में नहीं था। ठीक हो गया? तो ये जो डिफॉल्ट है दैट इज ओके। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा, तो इसको ऑन ही रहने देता हूं और मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूं। बात समझ आ गई? कर दूं सेव एंड कंटिन्यू? चल, ये आ गया जी सेव एंड कंटिन्यू। तो ये आपके पास आ गया ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे अब आपसे वो पूछ रहा है कि आपके जो लिंक्स वगैरह लगते हैं वेबसाइट के अंदर उसको नो फॉलो करना है, डू फॉलो करना है, ओपन न्यू टैब करना है, इस तरह की चीजें पूछ रहा है। तो यहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं करना, बस एक पॉइंट कर लेना, वो ज्यादा रिकमेंडेड है कि आपकी वेबसाइट में से एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, किसी को पता है? आपकी वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक क्या होता है और इंटरनल लिंक क्या होता है? अच्छा, इंटरनल लिंक ये होता है कि आपने कभी देखा है कि आपकी वेबसाइट जो है उसका मतलब आप कोई पोस्ट पढ़ रहे होते हो, जी रैंक मैंने इंस्टॉल किया था, आप ना किसी पेज पे गए हो, वहां पे आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, एक पोस्ट रीड कर रहे हो, उस पोस्ट के अंदर लिंक लगे होते हैं। पहले सिर्फ इतना सा बताओ, लिंक लगे होते हैं ब्लू ब्लू कलर के, क्लिक करो तो नई साइट ओपन हो जाती है। ये कभी देखा है? मैं बड़ा सिंपल बना के कह रहा हूँ, मैं ये आउटबाउंड और इनबाउंड कुछ भी नहीं कह रहा, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली जर्नली आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आपने कोई पोस्ट ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, मैंने ये लिखा, एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, सपोज के ये आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ जो सबसे पहला आ रहा है, इस आर्टिकल को ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मैं, इसमें देखो यहाँ पर लिखा है यू कैन आल्सो रीड ये, और आपके पास इस तरह के लिंक नजर आ रहे होते हैं। ये लिंक लगा हुआ है, ये पूरा ये पैराग्राफ चल रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर ये थोड़ा रेड रेड कलर में आपको लिंक नजर आ रहा है, इसको लिंक बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये क्लिक किया, ये न्यू टैब ओपन हो गया। ये साइट जिसके ऊपर मैं हूँ ये है wanderlush.org, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अंदर ये लिंक था, इस लिंक को क्लिक किया, ये न्यू टैब में ओपन हो गया। ये साइट क्या है? internationaldetours.com। क्या दोनों साइट सेम है? क्लिकेबल वर्ड जो होता है उसका लिंक बोलते हैं जी। हाँ जी, तो क्या दोनों साइट सेम है? नहीं, ये साइट है wanderlush और ये साइट है internationaldetours.com, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। अगर ये साइट, ये जो साइट है ना, इसके ऊपर जो ये लिंक लगा हुआ है ना, किसी एक्सटर्नल सोर्स को लगा हुआ है, ये इसकी अपनी वेबसाइट का कोई दूसरा आर्टिकल नहीं है, ये किसी और की वेबसाइट है। समझ इस बात की कि एक लिंक लगा हुआ था, जब उसको ओपन कर रहा हूं तो सेम साइट का अगर कोई दूसरा लिंक ओपन हो जाता तो वो था इंटरनल लिंक। इस वेबसाइट ने अपने ही इंटरनली किसी दूसरे इंटरनल पेज को लिंक किया हुआ है।
और अगर किसी दूसरी वेबसाइट को जा रहा है तो उसने एक्सटर्नल लिंक किया हुआ है, किसी एक्सटर्नल सोर्स को लिंक किया हुआ है। इंटरनल सोर्स को लिंक करना और एक्सटर्नल सोर्स को लिंक करना, ये छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर ये लिंक मुझे किसी नए पेज पे लेके जाता जो wanderlust.org का ही पेज होता कोई दूसरा, तो वो इंटरनल था कि उसने अपने ही किसी इंटरनल सोर्स को लिंक कर दिया था। और अब ये बाहर लेके जा रहा है कहीं और पे, तो ये एक्सटर्नल है। तो इसको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। समझ आ गई बात की? इस तरह मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मैं और भी देखता हूँ स्कोर लिंक भी यूज हुए होंगे। ये देखिए एक और ये लिंक आ रहा है, वन पार्ट ऑफ ये आपके पास, इस पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो रहा है लिंक। ये लिंक कहाँ जा रहा है? wanderlust.org, उसके अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे चला गया। बात समझ आई? पहला लिंक जो ओपन किया था वो कोई वेबसाइट किसी और पे ले गया मुझे। अभी जो लिंक ओपन किया है वो इसी की वेबसाइट है, बट उसका कोई दूसरा पेज है। ऐसे ही है। तो ये वाला जो है जहां पे उसकी अपनी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज है, तो ये इंटरनली उसने लिंक किया हुआ है ना अपने ही किसी दूसरे पेज को, ये होता है इंटरनल लिंक। और जहां पे किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। बात समझ आ गई? तो अगर आपकी वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट में लिंक लगा रहे हो, हाइपर लिंक लगा रहे हो, क्लिकेबल बना रहे हो किसी वर्ड को, और अगर आप अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को लिंक कर रहे हो तो वो इंटरनल लिंक है, और अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट को लिंक कर रहे हो तो वो है एक्सटर्नल लिंक। पॉइंट समझ आ गया? और आप जब किसी दूसरे को लिंक करते हो, ये ऑन पेज के अंदर ही आता है जी। अच्छा, तो ये अब सिर्फ सिंपल मैंने आपको लिंक की एग्जांपल दे दी। आपकी वेबसाइट से आपकी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को लिंक लगा दो तो वो इंटरनल लिंक है। आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक लगा दो तो वो एक्सटर्नल लिंक है। जैसे ये एग्जांपल मैंने दे दी, एक ही आर्टिकल उसमें दो लिंक लगे हैं, एक लिंक इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जा रहा है, एक लिंक किसी और वेबसाइट को जा रहा है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल की एग्जांपल है। ये पॉइंट समझ आ गया? और यहाँ पे रैंक मैथ ये कह रहा है, जो यहाँ पे मैं आया हूँ ऑप्टिमाइजेशन में, तो जो पार्ट चेक है वो चेक है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जिनको इनबाउंड और आउटबाउंड भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। जो एक्सटर्नल लिंक्स आपकी वेबसाइट पे लगे हुए हैं ना, उन सबको नो फॉलो कर दो। ये पॉइंट एक आ रहा है, इसको चेक कर लो तो बेस्ट है। पर उससे पहले अब ये समझना जरूरी होगा कि एक्सटर्नल लिंक तो समझ आ गई ना आपको। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं? नो फॉलो कर दिया, ये बात समझ आ गई ना? अच्छा, एक्सटर्नल लिंक समझ आ गई। अब नो फॉलो क्या होता है? नहीं ना पता? ये सिर्फ कांसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपने लगाने हैं ना कुछ करना है, सिर्फ कांसेप्ट है, ये आपको समझना जरूरी है। अच्छा, नो फॉलो क्या होता है? नो फॉलो नहीं पता? नो फॉलो क्या? एक्सटर्नल लिंक का पता लग गया ना? ये लिखा हुआ है नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट पे जितने भी लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहे होंगे, विकिपीडिया पे जा रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो नो फॉलो कर दो। इसका मतलब तो ये ना, अगर आपका इसका वर्ड पे वर्ड मीनिंग भी देखो तो एक्सटर्नल लिंक्स क्या है ये आपको पता लग गया कि आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक जा रहे हैं, उनको नो फॉलो कर दो। नो फॉलो क्या मतलब है भाई? एक बात समझ लो, एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना। यहाँ आप सिर्फ चेक करोगे, और वो भी आप पे अगर लिंक लगे हुए एक्सटर्नल ज्यादा तो करोगे, नहीं तो ना करो। मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये बुशरा आप अपनी वेबसाइट कंसीडर करो ना, ये अपनी वेबसाइट से कर रहे हो या क्लाइंट की वेबसाइट से कर रहे हो, तो आपने तो अपने ऊपर एग्जांपल अप्लाई करनी है। नहीं जी, गूगल खुद नहीं जनरेट कर सकता लिंक, हम लगा रहे हैं। हमने अपने पेज से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, 10 दिए, 50 दिए, में जितनी ज्यादा पोस्ट होंगे, पेजेस होंगे, लिंक्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो अब नो फॉलो करने का मतलब क्या है? जब आप किसी भी दूसरी वेबसाइट को लिंक करते हो ना, तो आप उसकी एक तरह के गारंटियर बन रहे होते हो कि साइट अच्छी है। दो एग्जांपल देता हूं, एक यहाँ पे इरफान बैठा हुआ है, एक राशिद है। अब ये दो बंदे नजर आए हैं मुझे सामने। चले राशिद और आसिफ की बात कर लेते हैं। राशिद ने आसिफ से पैसे मांगे कि यार मुझे ना 20,000 रुपीज चाहिए। आसिफ राशिद को बस पूरा जानता है, ठीक है? तो राशिद ने मांगे पैसे, तो आसिफ कहता है यार मैं तो वो जानता तो उसको इतना है नहीं, वो आता है मेरे पास। आसिफ आता है, कहता है सर राशिद ने मांगे पैसे, तो दे दूं? मैं कहूंगा यार देखो
मुझे तो नहीं पता राशिद का इतना ज्यादा, आपका दिल मानता है तो दे लो, नहीं मानता तो ना दो, भाई मुझे इतना नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो राशिद ने आसिफ से पैसे मांगे और आसिफ मेरे पास आ गया कि सर दे दूं, तो मैंने कहा यार मुझे इतना नहीं पता, आप अपनी मर्जी करो, आपको समझ आती है तो दे दो, वरना नहीं आती तो ना दो, मैं गूगल लूं। बल्कि गूगल नहीं हूं मैं, गूगल गलत बना दिया आपने मुझे, आप फिलहाल मुझे वसीम ही रखो। अच्छा, एक सिनेरियो हो गया, ये सिनेरियो ए है। सिनेरियो बी में क्या होता है, आसिफ मेरे पास आता है और कहता है कि सर पैसे दे दूं, मैं कहता हूं यार राशिद बहुत अच्छा बंदा है, बहुत नाइस पर्सन है, आंखें बंद करके दे दो, टेंशन नहीं लेनी तुमने, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी तुमने, दे दो उसको। ये हो गया दूसरा सिनेरियो। अब क्या हुआ कि राशिद ने पैसे तो ले लिए, अब राशिद गायब हो गया। अच्छा, अब राशिद जब गायब हुआ तो दो सिनेरियो थे। पहले सिनेरियो में मतलब राशिद पैसे लेके जो है ना वो गायब हो गया, वो वापस नहीं कर रहा। तो अब जो है वो हुआ क्या कि आसिफ जो है ना, पहले सिनेरियो में जब आसिफ ने मुझे कहा था, मैंने कहा था भाई दिल है तो दे दो, नहीं है तो ना दो, मुझे नहीं पता इसका, राशिद का मुझे, मैं इतना इसको नहीं जानता। तो इस सिनेरियो में क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, या दूसरा सिनेरियो था जिसमें मैंने कहा था यार टेंशन ही ना लो, आंखें बंद करके दो, उसमें रिस्पॉन्सिबल हूँ? किस सिनेरियो में रिस्पॉन्सिबल हूँ, ए में या बी में? सेकंड में, क्योंकि भाई मैंने उसको कहा था टेंशन नहीं लेनी, जो दो पैसे। तो मैं गारंटियर बन रहा हूँ दूसरे सिनेरियो में। पहले सिनेरियो में तो मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, नहीं यार ये नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये जो पहला सिनेरियो ना, जब भी आप किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रहे होते हैं ना, जो विकिपीडिया वगैरह है तो वो तो बहुत अच्छी साइट है, लेकिन अगर कोई ऐसी साइट है जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, आपको उसका लिंक अच्छा लगेगा, आपको लगा कि मेरा यूजर जो है ना उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ, आप लिंक दे देते हो किसी दूसरी वेबसाइट को। अगर तो उस साइट का आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जैसे विकिपीडिया, तो फिर तो डू फॉलो भी हो जाए तो खैर है। डू फॉलो पता है यहाँ पे, मैं बता दूं मैं आप, पहला जो सिनेरियो ना जो जिसमें मैं उसको कह रहा हूँ यार मुझे कोई नहीं पता, दिल मानता है तो दे लो, नहीं तो ना दो, ये है नो फॉलो। और जो दूसरा सिनेरियो है जिसमें कहता हूँ टेंशन लेनी, आंखें बंद करके दो, ये होता है डू फॉलो। तो डू फॉलो में आप हो जाते हो रिस्पॉन्सिबल। जो नॉर्मल लिंक आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो किसी दूसरी वेबसाइट को, वो डू फॉलो होता है, उसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो। कल को वो साइट अच्छी, उसने कोई गड़बड़ की ना, या वो साइट ठीक ना चली, तो गूगल आपको नहीं छोड़ेगा, गूगल कहेगा आपकी गारंटी थी, तो आपको भी गूगल उसका जो है ना पेनल्टी पड़ेगी, गूगल की तरफ से उसके कोई ना कोई जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई गूगल मैं ये लिंक लगा रहा हूँ साइट का, बट मुझे नहीं पता कि साइट कैसी है, मुझे सिर्फ ये लिंक अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया अपने यूजर्स के लिए, इससे ज्यादा मैं साइट को नहीं जानता, तो अब जो है गूगल मुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। पॉइंट समझ आ गया? तो ये होता है नो फॉलो और डू फॉलो। सिंपल साइट पे सिंपल लिंक लगाओगे तो डू फॉलो लिंक है वो, और उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर वो साइट जिसको लिंक लगा रहे हो अगर उसकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई तो आपको भी नहीं छोड़ेगा गूगल। और अगर आप डिक्लेयर कर देते हो कि नहीं भाई ये सारे लिंक जो मैंने लगाए हैं ये नो फॉलो हैं, मुझे बस ये लिंक अच्छे लगे तो मैंने लगा दिए, इससे ज्यादा मैं इस वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं जानता, तो अब कल को अगर वो वेबसाइट हर्ट होती है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, गूगल उसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। बात समझ आ गई? तो इस वजह से जो एक्सटर्नल लिंक गए होते हैं, जो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट भी आती है, हमें नहीं पता होता उसने किस किस को लिंक कर दिया, तो एक एक लिंक को चेक करना हो जाता है मुश्किल, तो हम यहाँ पे नो फॉलो को कर देते हैं चेक, ताकि इसकी वजह से वो बेचारा जो है ना किसी टेंशन में ना पड़ जाए। अब वो जहाँ लगा बैठा पूरी वेबसाइट के जितने भी लिंक बाहर जा रहे हैं नो फॉलो, मतलब एक्सटर्नल लिंक जा रहे हैं, वो सारे के सारे नो फॉलो हो जाएंगे, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अब गूगल मुझे कुछ नहीं कह सकता। डू फॉलो में ये होता है चेक ना करो तो डू फॉलो में सारे। बात समझ आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने देना था, एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, उसके बाद ये सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, बात खत्म। क्लियर? चलो मैनुअली नो फॉलो में आपको टैग लगाना पड़ेगा, वो मुश्किल है समझता, आप बल्क में सीखो फिलहाल जो यहाँ से हो सकता है, वो हर एक के अंदर नो फॉलो का टैग लगाना पड़ेगा मैनुअली, तो वो टफ हो जाएगा काम। ओके हो गया? तो मैंने उसके बाद इसको नेक्स्ट किया, सब कुछ रेडी है, वो कह रहे हैं सेटअप एडवांस ऑप्शन या रिटर्न टू डैशबोर्ड।
भी सेटअप कर लें।